ਨਮਸਕਾਰ ਆਦਾਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा जी। रेडियो इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। हमेशा की तरह इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं गौरव जी न्यूज हेडलाइन से। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस में आज महारानी क्वीन एलिजाबेथ की फ्यूनरल सर्विसेज लंदन इंग्लैंड में हो रही है। और यहाँ पर लोकल खबरों में गौरव जी एक महिला जिन्होंने एक साउथ एशियन टीनएजर की हत्या की थी विक्टोरिया में, 20 साल हो गए, उनकी डे पैरोल को एक्सटेंड कर दिया गया है गौरव जी। और एक जासूस या स्पाई आप कह सकते हैं जिसका ये कहना है कि वे कैनेडियन स्पाई एजेंसीज के लिए काम कर रहे थे और जिनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने इंग्लैंड के टीन एजर्स लड़कियों को स्मगल करके सीरिया में ले गया था या इराक में ले गया था युद्ध के दौरान, का ये कहना है कि अब उन्हें टर्की के जेल से छोड़ दिया गया है और अब वे कनाडा आना चाहते हैं जैसे कि उनसे वादा किया गया था। गौरव जी, बीसी के प्रीमियर जॉन होगन का कहना है कि वे इस बात से बहुत ही सीरियसली कंसर्न्ड है कि एक एनडीपी लीडरशिप कैंडिडेट के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है। यह इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है गौरव जी। कल आने यानी कि एतवार की सुबह यूनिवर्सिटी ड्राइव और 108 एवेन्यू जो कि वाली इलाके में है सरी के गौरव जी, वहां पर एक एक्सीडेंट में एक पेडेस्ट्रियन महिला की जान चली गई और उस कार जिससे एक्सीडेंट हुई है उस को गौरव जी उस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीसी गवर्नमेंट का ये कहना है कि डाउनटाउन ईस्ट साइड के एक गैर कानूनी पॉट शॉप यानी कि marijuana बेचने वाली दुकान के मालिकों के खिलाफ उन्होंने लीगल कार्रवाई शुरू की है, कानूनी कार्रवाई शुरू की है और उनसे उनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो रियल एस्टेट है उनको सरकार लेना चाहती है गौरव जी। और लॉन्ग शो और वेयर हाउसेस यूनियन का कहना है कि वे डेल्टा कोल टर्मिनल पर अपने काम बंद कर रहे हैं और हड़ताल करने के लिए वे तैयार है गौरव जी। जी उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे मोनार्की की। बहुत से लोग ये चाहते हैं कि अब इंग्लैंड के झंडे की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। हाँ जी, कई लोग चाहते हैं कि ये जो मोनार्की है, जो महारानी महाराजा अब किंग चार्ल्स, इससे हमें क्या फायदा, हमसे इससे क्या फायदा होता, केवल टैक्स पेयर्स के पैसे ही खर्चे होते हैं। न तो महारानी या मोनार्की या जो महाराजा है उन्होंने यहाँ के गरीब लोगों को मदद किया, ना तो होमलेस लोगों को मदद किया, ना तो ड्रग या का प्रॉब्लम जो है गैंग फाइट्स का प्रॉब्लम उसको हल करने में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया, ना तो ये जो हमारी पेंडेमिक आई है उसको उसमें दवा या वैक्सीन ढूंढने में कोई मदद की है। वो केवल जब यहाँ आते हैं तो टैक्स पेयर्स के पैसे ही खर्च होते हैं सिक्योरिटी में, होटल में, तो उसकी उनकी क्या जरूरत कनाडा की है। और एक्चुअली इंग्लैंड की इन इन महाराजाओं से महारानियों से क्या फायदा है, वो जमाना चला गया। तो कई लोग ये चाहते हैं, लेकिन गौरव जी ऑस्ट्रेलिया में भी यही, ऑस्ट्रेलिया कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा कॉमनवेल्थ कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया में भी कई लोग ये चाहते हैं कि महाराजा और महारानी की जो दिन है वो चले गए, उनका कहना है, और ये खत्म कर देना चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा और उनका कहना है कि अगर किसी ने ये मोनार्की यानी कि राजा महाराजा का जो राज है कनाडा के ऊपर तथा और देशों के ऊपर, उनको अगर किसी ने खत्म करने की कोशिश की तो इट विल बी अ नॉन स्टार्टर फॉर कैनेडियन। उसका मतलब कि ये शुरू ही नहीं मत करो, ये ट्रूडो का कहना है। और उनका कहना है कि अभी सरकार के सामने और बहुत ही ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स है, जैसे कि इन्फ्लेशन है, क्लाइमेट चेंज है और नीड फॉर कंटिन्यूड वर्क ऑन रिकॉन्सिलिएशन है, उनका कहना है। उन्होंने ये भी कहा है एक इंटरव्यू में प्रेस वालों से, अभी वे लंदन इंग्लैंड में है, फ्यूनरल के लिए गए हुए हैं, वहाँ महारानी के फ्यूनरल के लिए गए हुए हैं, और वहां से उन्होंने कैनेडियन प्रेस वालों को ये बताया कि वे एक कैनेडियन डेलीगेशन को लेकर ये फ्यूनरल क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड यानी कि महारानी एलिजाबेथ के फ्यूनरल में वे भाग ले रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है
कि हाँ, ये समझ सकते हैं कि महारानी के मौत से शायद कुछ रद्द-बदल होगा, कुछ चेंजेस होंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि शायद कुछ वो लोग ये चाहते हैं कि ये हमारा जो रिश्ता है मोनार्की से, यानी इंग्लैंड के राजाओं, महाराजाओं से, वो हम खत्म कर दें। लेकिन उनका कहना है कि उनके सरकार के सामने और सीरियस प्रॉब्लम्स है। We are able to have all the strength of faiths, and we need to have in Canada without worrying about the overarching stability of the institution, because they are emboldened by structures that have been in place for hundreds of years, ट्रूडो ने एक इंटरव्यू में कहा। लेकिन गौरव जी, फिर भी सच्चाई तो ये है कि कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये इनसे रिश्ता रखने की, यानी कि रॉयल फैमिली से रिश्ता रखने से हमारा क्या, कैनेडियंस का क्या क्या फायदा होता है? या कैनेडियंस के टैक्स बचते हैं, या उनकी टैक्स पेस के पैसे बचते हैं, या कुछ और फायदा होता है? लेकिन कैनेडियंस को तो इससे कुछ फायदा है ही नहीं गौरव जी। इसीलिए लोग अब सवाल कर रहे हैं कि ये जो सिस्टम है इसको खत्म ही कर देना चाहिए, इससे हमें रिश्ता तोड़ देना चाहिए। जी, उमेंद्रा जी, फ्यूनरल की आखिरी रस्में चल रही हैं, दुनिया भर के लीडर लंदन में हैं। तो एक और बड़ी तस्वीर देखकर अच्छा लगा कि सभी पार्टियों के कैनेडियन लीडर हैं, पुराने और नए जो प्रधानमंत्री हैं, एक ही फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं, तो ये अच्छा शगुन है। हाँ जी, ये सब वहाँ साथ में गए हुए हैं कि जस्टिन ट्रूडो, जैसे कि जस्टिन ट्रूडो ने कहा, उन्होंने सभी सारे कनाडा के डेलीगेशंस को लेकर वहाँ पर गए हुए हैं, जिसमें कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर्स हैं, प्रधानमंत्री स्टीवन हार्पर भी हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्टीवन हार्पर भी हैं, और भूतपूर्व प्रधानमंत्री जॉन क्रच जो लिबरल पार्टी के, वो भी हैं वहाँ पर गौरव जी। और वहाँ पर वो गए हुए हैं एक साथ मिलके, ये ठीक लगा है। और गौरव जी, इसी दौरान हमारे भूतपूर्व कंजर्वेटिव प्रधानमंत्री स्टीवन हार्पर को ऑर्डर ऑफ कनाडा दिया गया लंदन में गौरव जी, इसी दौरान। और गौरव जी, लोगों का ये कहना है कि इसी तरह जो पॉलिटिशियंस हैं यहाँ पे, चल चाहे वे दूसरे अलग अलग पार्टी के हों, लेकिन उन्हें एक साथ कनाडा के लिए काम करना चाहिए। जी, इसी बीच उमेंद्रा जी, हमारी जो गवर्नर जनरल है, उन्होंने उनका कहना है कि किंग चार्ल्स 3 जो है वो रिकंसिलिएशन के लिए भी कमिटेड है, तो उनका क्या मतलब है इससे? और जी, उसका मतलब ये कि कुछ जो हमारे इंडिजिनस लोग हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया है। और भी देशों में भी ये सवाल उठाए गौरव जी, कीनिया में भी, अफ्रीका के कई कॉलोनीज जो भूतपूर्व हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया है कि हम जो देख रहे हैं अभी, ये जो मोनार्की है जिस तरह का है, वो हमेशा इस तरह नहीं थी। उनके ही देख रेख में कनाडा में यहाँ पर ब्रिटिश या गोरे लोग आकर यहाँ पे बसे, उनके जमीन चुराए। और कीनिया में भी, अफ्रीका में भी लोग यही कह रहे हैं कि ये इसी महारानी एलिजाबेथ तथा उनके जो एंसेस्टर्स थे, उनके पुरखों के देख रेख में उनका देश उनसे छीना गया था, उनसे जमीन उनसे छीना गया था। और शायद इंडिया के लोग भी यही कह सकते हैं कि यही महारानी और उनके पुरखों के देख रेख में उनका देश गुलाम बना था, और वहां से कई उनके समान रिसोर्सेस चोरी किए गए थे, जिसमें कोहिनूर हीरा भी है। अभी तक कोहिनूर हीरा महारानी के ताज पे लगा हुआ, चोरी करके लेकर गए, पैसे भी नहीं दिए उनके लिए, ना तो खरीदा है, ना कुछ, चोरी करके उठाकर ले गए। और इसीलिए लोग कह रहे हैं, और इसमें हमारे कनाडा के इंडिजिनस लोगों का भी कहना है कि महारानी के फ्यूनरल में आप लोग सभी भाग ले रहे हो और कह रहे हो कि महारानी बहुत ही अच्छी थी। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि महारानी के सरकारों ने पिछले कई सालों में, पिछले 100-200 साल में कनाडा में क्या किया, कि उनके देख रेख में जो इंडिजिनस लोग हैं, उनके जमीन चुराए गए, उनके हक चुराए गए, और उनके रेसिडेंशियल स्कूल्स यहाँ पर बनाए गए, जहाँ पर जबरदस्ती उनके बच्चों को लाकर रखा गया। तो हमारे जो हमारे गवर्नर जनरल है, उनका कहना है कि किंग चार्ल्स जो तीसरा है, ये जो पहले प्रिंस चार्ल्स था, किंग चार्ल्स बन गया। अब उनका कहना है कि वे रिकॉन्सिलिएशन के लिए तैयार है। शायद गौरव जी, जैसे कि पोप ने यहाँ पर आकर इंडिजिनस लोगों से माफी मांगा है, उसी तरह शायद चार्ल्स भी यहाँ पर आकर इंडिजिनस लोगों से माफी मांगे कि उनके पुरखों ने, उनके पहले जो सरकार थे, उन्होंने जो कुछ भी गलती यहाँ पर की, जो भी एट्रोसिटीज की, उनके लिए शायद किंग चार्ल्स यहाँ पर आकर माफी मांगे। जी, इसी बीच प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो यूक्रेन के प्रधानमंत्री से मिले हैं और रशिया के बारे में उन्होंने बात की है, उमेंद्रा जी। हाँ जी, उन्होंने ये बातचीत की है कि रशिया ने
कौन कौन से एट्रोसिटीज कमिट की है, कौन कौन से युद्ध के दौरान रशिया ने कौन कौन से ऐसे काम किए हैं जो दुनिया के इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है। गौरव जी, जो युद्ध होता है तो लोग मारे जाते हैं, लेकिन युद्ध के दौरान भी कुछ उनकी प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनके कानून होते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल गौरव जी, कि युद्ध के दौरान जो सिविलियंस होते हैं उनके ऊपर हमला नहीं किया जाता, उनके ऊपर आप गोली नहीं चला सकते। सैनिक केवल सैनिक दूसरे आर्मी के सैनिक के ऊपर गोली चला सकते हैं। और अगर सिविलियंस के ऊपर, आम जनता के ऊपर अगर कोई सैनिक या कोई आर्मी युद्ध करता है तो इसे इंटरनेशनल क्राइम माना जाता है गौरव जी। और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वो यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस सिम्हाव से मिले लंदन में कल और उनसे बातचीत की कि रशिया का जो युद्ध था उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, तथा साथ साथ में उन्होंने ये कहा है कि वे ये बातचीत की है कि किस तरह के एट्रोसिटीज, तरह के कानून रशिया ने यूक्रेन में तोड़े और सिविलियंस के ऊपर उन्होंने कैसे हमला किया, अटैक किया। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि कनाडा और किस किस तरह से यूक्रेन को मदद कर सकता है, यूक्रेन के संगे किस तरह से काम करके यूक्रेन के जो सिटीज, जो शहरें नष्ट हो गए हैं, इंडस्ट्रीज जो नष्ट हो गए हैं, उनको किस तरह से फिर से सुधारा जा सकता है, फिर से बनाया जा सकता है, जिससे कि यूक्रेन एक बार फिर से जैसे पहले था उस तरह से अपनी इंडस्ट्रीज चला सकती है। गौरव जी, उमेंद्र जी, रीमैक्स की एक रिपोर्ट है, वैसे बात तो वही पुरानी कह रहे हैं कि कनाडा के शहरों को हाउसिंग सप्लाई का क्राइसिस आ जाएगा। तो ये समस्या तो हमें पता है, हल क्या है इसका? गौरव जी, हाल अभी हम कह नहीं सकते क्या होगा। हम केवल पिछले पहले जो हिस्ट्री थी उसको देख सकते हैं कि 1981, 80, 1980, 81, 82 में जो हाउसिंग क्रैश हुई थी उसके बाद किया हुआ था। बहुत समय लगा था गौरव जी, फिर जो रियल स्टेट को फिर से एस्टेब्लिश करने में। गौरव जी, प्रॉब्लम ये है कि अब लोग घर बनाने में, घर के बिल्डिंग में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अभी आने वाले कुछ 2-3 सालों में उनको उतने पैसे नहीं मिल रहे जितने पहले मिल रहे थे। तो वे घर में बनाने में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। अगर किसी लोगों के पास खाली जमीन है तो वो जमीन अभी रखे हुए हैं। उनका कहना है कि जब समय ठीक हो जाएगा फिर वो उनको हाउस बनाएंगे। तो इसलिए गौरव जी, अब ऐसा बताया जाता है और रीमैक्स का ये कहना है कि हाउसिंग सप्लाई की कमी होगी कनाडा में। और ज्यादातर सिटीज में जहाँ पर कंस्ट्रक्शन डिक्लाइन हो गया है, और ऐसा विश्वास किया जाता है कि पिछले डिकेड में जिस तरह से बन रहा था, पिछले 10 साल में जैसे जिस तरह से घर बन रहा था, वो अब बनेगा नहीं और एक क्राइसिस पॉइंट आ जाएगा ज्यादातर शहरों में, सिटी एरियाज में, क्योंकि यहाँ पर और ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे आ रहे हैं गौरव जी, और घर की कमी हो रही है, लोग घर बना नहीं रहे हैं, तो लोग जाएंगे कहाँ। और एक रिपोर्ट में गौरव जी जो आज ही रीमैक्स कनाडा ने रिलीज किया है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक्टिव लिस्टिंग्स को देखी है जुलाई 2012 से लेकर 2022 तक, जुलाई के महीने के लिए। और उनका कहना है कि 8 जो मेजर मेट्रोपॉलिटन इलाके हैं, जिसमें टोरंटो हुआ भी शामिल है गौरव जी, कि वहां पर उन्होंने ये देखा है कि 8 में से 7 एवन सेंटर्स में बहुत कम एक्टिविटीज है, बहुत कम लिस्टिंग्स है, यानी कि लिस्टिंग्स कम हो गई जुलाई के महीने में। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हर जुलाई 2012 से लेकर 2022 तक हर जुलाई में लिस्टिंग देखा, और उन्हें ये पता चला कि हर जुलाई में 2012 से लेकर अभी तक जो लिस्टिंग्स है वो कम होती जा रही है। और गौरव जी, इसी से उन्होंने ये एस्टिमेट किया है कि आने वाले सालों में मेट्रो इलाकों में, शहरों इलाकों में ज्यादा से ज्यादा गौरव जी जो घर है वो कम हो जाएंगे। रीमैक्स के जो प्रधान है गौरव जी, क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर ने एक लिस्ट में ये कहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है और वो बढ़ती चली जा रही है, और ज्यादा लोग आ रहे हैं, इमिग्रेंट्स भी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन घर बन नहीं रहे हैं, और जितना लोग आ रहे हैं उतना घर नहीं बन रहे हैं। इसीलिए गौरव जी उनका कहना है कि आने वाले सालों में, एक्चुअली आने वाले महीनों में भी घरों की कमी हो जाएगी बड़े बड़े शहरों में। जी, उमेंद्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया की बात करते हैं। एनडीपी पार्टी की लीडरशिप रेस चल रही है, ज्यादा कैंडिडेट तो है नहीं, लेकिन एक जो सामने
कैंडिडेट आई थी अंजलि अपुदराय, अब उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो उसके बारे में प्रीमियर कह रहे हैं कि वो बहुत सीरियसली कंसर्न्ड है, तो पूरा मामला क्या है? गौरव जी, इस बारे में हमने पहले भी बातचीत की है कि अंजलि अपुदुरई अभी ऑफिशियली कैंडिडेट बनी नहीं है। गौरव जी, अक्टूबर 4 तक डेडलाइन है। अभी जो ऑफिशियल तौर पे जो पार्टी ने जिस कैंडिडेट को सैंक्शन किया, अप्रूव किया, वो केवल डेविड ईबी है, अटॉर्नी जनरल, मिनिस्टर फॉर हाउसिंग। दो और कैंडिडेट्स ने अपने नाम दिए हैं, आगे रखे हैं पब्लिकली। उन्होंने कहा कि वे कैंडिडेट बनना चाहते हैं, जिनमें एक है अंजलि अपुदुरई और एक और कैंडिडेट है गौरव जी। लेकिन अंजलि अपुदुरई ने ऑफिशियल तौर पर अपनी कैंडिडेसी जो है वो अप्रूव नहीं हुई है, क्योंकि अगर आप लीडरशिप रेस में कैंडिडेट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन पैकेज देना पड़ता है एनडीपी के जो नॉमिनेशन कमेटी है उसको, और उनके जो डायरेक्टर ऑफ इलेक्शन से वो देखेंगे ये एप्लीकेशन पैकेज, और जो नॉमिनेशन कमेटी एनडीपी का, फिर उनके जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करेंगे। इस एप्लीकेशन के डालने के लिए आपको $40,000 फीस भी पे करना पड़ेगा गौरव जी, अगर आप फीस नहीं पे करते हैं, और ये नॉन रिफंडेबल फी है। अगर आपने फीस पे कर दिया और आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई, तो ये $40,000 आपको मिलेगा नहीं। तो ये छोटा सा रकम नहीं है गौरव जी। तो अंजलि राय आपने एक दोस्त के साथ कुछ ऑनलाइन कैंपेन कर रही थी, और उस दौरान उसके जो साथी है, दोस्त है, उन्होंने ये कह दिया था कि, और सोशल मीडिया पे भी कहा था और लाइव भी कहा था कि आप लोग जल्दी से जल्दी ये $8-10 पे करके एनडीपी का मेंबर बन जाओ, जिससे कि आपको लीडरशिप रेस में वोट करने का मौका मिलेगा। और उन्होंने ये कहा था सितंबर 4 तारीख से पहले, क्योंकि सितंबर 4 तारीख का डेडलाइन था मेंबर बनने के एनडीपी के लिए, अगर आप लीडरशिप रेस में वोट करना चाहते हैं तो। और उसके जो दोस्त थे उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपके पास $8-10 है नहीं तो हम देने के लिए तैयार, आप मेंबर बनो, हम देने के लिए तैयार है। तो गौरव जी, ये गैर कानूनी है। अगर आप आ, पार्टी के मेंबर के मेंबरशिप फी कोई और पे करता है, या कोई कैंडिडेट पे करता है, कोई कैंडिडेट का दोस्त पे करता है, कैंपेन पे करता है, तो गैर कानूनी है। और इसीलिए ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है कि क्या अंजलि अपुदुरई के जो दोस्त है उन्होंने मेंबरशिप किसी का मेंबरशिप फी पे किया है, या पे करने का वादा किया है, या प्रॉमिस किया कि पे करेंगे। इसीलिए ये इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इन्वेस्टिगेशन तो शुरू हो गई, लेकिन अंजलि अपुदुरई अभी ऑफिशियल तौर पर कैंडिडेट नहीं बनी है, क्योंकि उनकी एप्लीकेशन पैकेज नहीं अप्रूव हुई है। क्या उन्होंने एप्लीकेशन दिया भी है एनडीपी को या नहीं, ये भी नहीं मालूम है, क्योंकि एनडीपी ने इस बारे में कुछ कहा नहीं। अक्टूबर 4 तारीख को ही पता चलेगा, जो शायद अभी से केवल 2 हफ्तों में है गौरव जी। और हमारे जो प्रीमियर है और एनडीपी के लीडर भी है, आउटगोइंग लीडर है जॉन हॉगन, उन्होंने कहा कि इस बारे में वे बहुत ही चिंतित है कि इस तरह की एलिगेशन लगाई गई है किसी कैंडिडेट के लिए खिलाफ, और इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हुई है। इस बारे में प्रीमियर ने पब्लिकली पहली बार ऐसा कहा है, इस बारे में कुछ टिप्पणी की है। और यूनियन ऑफ बीसी म्युनिसिपैलिटीज की जो एनुअल कन्वेंशन चल रही है विस्ला में, वहां पर शुक्रवार को प्रेस वालों के सवालों का जवाब देते हुए प्रीमियर जॉन होगन ने कहा कि वे बहुत सीरियसली कंसर्न्ड है कि इस एलिगेशंस के बारे में, कि किस तरह से अंजलि अपुदुरई के कैंपेन या उनके दोस्तों ने ये वादा किया कि वे लोगों के मेंबरशिप फीस पे करेंगे। और जॉन होगन का कहना है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि एनडीपी पार्टी की सिस्टम्स हैं इस तरह से, जिससे कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। आई हैव सीन पब्लिक कवरेज through the media of investigations that are underway, Hogan ने कहा, I have not been briefed on this material that's been presented. I only know what I'm seeing on my TV and reading in my clippings. और उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने जो कुछ मीडिया में कहा गया वही देखें, उन्हें पार्टी ने कोई ऑफिशियल तौर पे ब्रीफिंग नहीं किया है, लेकिन फिर भी मीडिया की न्यूज़ देखकर और पढ़ के वो इस बारे में बहुत ही कंसर्न है। और उनका कहना है कि वे पार्टी के ऊपर विश्वास करते हैं पूरी तरह से, कि पार्टी इस इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करके और सही नतीजे पर पहुंचेगी और रिजल्ट्स को पब्लिश करेगी। जी उमेंद्र जी, डाउनटाउन ईस्ट साइड में कुछ कैनबिस को लेकर कुछ प्रॉपर्टीज में गलत धंधा चल रहा था, उसके बारे में ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार ने कुछ फैसला किया है, तो क्या मामला है ये पूरा?
गौरव जी, आपको मालूम है कि ब्रिटिश कोलंबिया के सरकार के पास ताकत है कि वे अगर चाहे तो वे लोग जो गैर कानूनी से पैसे कमाकर रियल एस्टेट खरीदते हैं या पैसे रखते हैं अकाउंट में या कहीं रखते हैं या अपने खाट के नीचे शायद पैसे रखते होंगे, उनको जो ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार है वो उन पैसे को और उन एसेट्स को सरकार ले सकती है, ये कहकर कोर्ट में कि ये गैर कानूनी से कमाए गए पैसे से यानी काले धंधे के पैसे से आपने ये एसेट्स बनाया, ये मकान बनाया है, तो ये मकान जो सरकार है वो जब्त कर लेगी यानी ले लेगी। तरह गौरव जी, डाउनटाउन ईस्ट साइड में एक पॉट शॉप है, यानी कि एक छोटा सा marijuana दुकान है जो गैर कानूनी से marijuana बेच रहा था वहां पर लोगों को और पैसे बना रहा था। और वो उस दुकान के मालिकों ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं, बीसी गवर्नमेंट का कहना है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाकर गैर कानूनी से एक marijuana बेचकर मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाकर उन्होंने कई और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, रियल एस्टेट बनाए, बिल्डिंग्स बनाए। और अब सरकार का कहना है कि उन्होंने इस छोटे से दुकान के मालिकों के खिलाफ एक कोर्ट केस फाइल की है, ये कहते हुए कि जो भी उन्होंने रियल एस्टेट बनाया है, जो भी उन्होंने रियल एस्टेट का इन्वेस्ट किया रियल एस्टेट में, वो सभी पैसे गैर कानूनी से कमाए गए थे, गैर कानूनी से marijuana बेच के पैसे कमाए गए थे। और इसीलिए उनके जितने भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज हैं सभी सरकार को दे देना चाहिए। इसीलिए सरकार ने ये फाइल किया है ये केस फोफीचा एक्ट के नीचे। सरकार के पास ये ताकत है कि गैर कानूनी से कमाए गए पैसे और गैर कानूनी से कमाए गए पैसे से खरीदे हुए जितने भी एसेट्स है, सामान है, उन्हें सरकार ले सकती है और अब सरकार लेने की कोशिश कर रही है। जी जी उमेंद्रा जी, बहुत सी यूनियंस ने हड़ताल की पिछले दिनों, तो अब भी लॉन्ग शोर और वेयर हाउस यूनियन भी स्ट्राइक पर चली गई है, तो इनकी भी वही समस्या है जो दूसरों की थी। हाँ जी, ये मांग कर रहे हैं कि लोन शो और जो वेयर हाउस यूनियन है वे हड़ताल करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि जो डेल्टा पर हमारे जो यहाँ डेल्टा पोर्ट पर एक कोल टर्मिनल है, उसको वहां पर जितना काम है वो बंद करना चाहते हैं। वे काम रोक देंगे गौरव जी। आज सुबह से उनका धमकी था कि आज सुबह से वे काम बंद कर देंगे, क्योंकि वे ये चाहते हैं कि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। वे तनख्वाह में बढ़ाना चाहते हैं, बेनिफिट्स बढ़ाना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर जो कोल टर्मिनल है जहाँ पे ट्रेन कोल्स लाकर उतारती हैं कोयला और फिर वहां से बोट्स शिप्स पे लोड किया जाता है, फिर उन्हें ले जाया जाता है बाहर देशों में बेचने के लिए। और यहाँ पर अब लोन शो और वेयर हाउस यूनियन के जो मेंबर्स हैं उन्होंने हड़ताल कर दी है गौरव जी। जी उमेंद्रा जी, सरी शहर की बात करते हैं। हम सबको पता है राजनीति हो रही है क्योंकि इलेक्शंस आ गए हैं, लेकिन सुख धालीवाल कह रहे हैं कि उनके पास एक का 4 पॉइंट पब्लिक सेफ्टी प्लान है, लेकिन ये राजनीति नहीं है। तो क्या मतलब है इसका? हाँ, इसका मतलब केवल मेरे ख्याल से सुख धालीवाल ही हमें बता सकते हैं। तो गौरव जी, पॉलिटिक्स में ऐसा ये कहते हैं, पॉलिटिशियंस हमेशा ये कहते हैं कि ये पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन असलियत में ये पॉलिटिक्स ही होता है। तो मेरे ख्याल में अगर सुख धालीवाल पॉलिटिक्स में ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स नहीं है, तो भाई सुख धालीवाल हमें आकर रेडियो इंडिया पर समझाइए कि ये आप क्या बात कर रहे हैं, कि अगर पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है ये। तो सुख धालीवाल जो यूनाइटेड सरी के लीडर है, उन्होंने अपने पार्टी का 4 पॉइंट प्लान उन्होंने पब्लिक के सामने रखा गौरव जी। और उनका कहना है कि उनकी पब्लिक सेफ्टी प्लान जो है इसके माफ करना 4 प्रपोजल्स है दैट इज डिजाइन टू इम्पैक्ट लाइफ नॉट प्ले पॉलिटिक्स, यानी कि लोगों के लाइफ पे इम्पैक्ट करेगा लेकिन पॉलिटिक्स नहीं है। उनका कहना है सुख धालीवाल जो मेयरल कैंडिडेट है यूनाइटेड सरी के, उनका कहना है कि उनकी जो इलेक्शन स्लेट के 4 पॉइंट प्लान है उनमें शामिल है डोनेशन और लैंड होल्डिंग्स, जहां पर लॉ एनफोर्समेंट ट्रेनिंग किया जाएगा फैसिलिटी में सरी में, तथा टू एड्रेस करंट हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट बोटलनेक्स। यानी उनका कहना है कि वे चाहते हैं सबसे पहले कि कहीं पर लैंड डोनेट किया जाए जहां पर वे पुलिस ऑफिसर्स के ट्रेनिंग के लिए फैसिलिटी बनाए, जिससे कि अभी जो शॉर्टेज है, पुलिस शॉर्टेज है, उसको कम किया जा सके और पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेन कर सकते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि एक 3 टियर का यानी 3 लेवल का सिस्टम
हो, जिससे कि जो गारंटी करता हो कि टाइमली और अप्रोप्रिएट सिटीजन रिस्पॉन्स बाय better utilizing a combination of law enforcement, mental health professional and bylaw officials। इसका तो डिटेल प्लान है नहीं गौरव जी, लेकिन उनका ये कहना है कि 3 लेवल का होगा। अगर आपने कॉल किया 911 को तो जल्द से जल्द वहां पे चाहे पुलिस ऑफिसर्स आएंगे, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आएंगे या बायलॉ ऑफिसर्स आएंगे। और तीसरा जो उनका प्रपोजल है, उनका ये है, वादा ये है कि एक नया सिटी हॉल यूथ हब वे बनाएंगे, डिजाइन करेंगे, जहां पर सेंट्रलाइज सर्विसेज होगा, कोलैबोरेशन होगा, वेन्यूज होंगे, फंडिंग होगा, अकाउंटेबिलिटी होगा, यूथ आउटरीच और सपोर्ट होगा। साथ साथ में फोकस रहेगा गैंग एजुकेशन और प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज में। और गौरव जी, जो उनका चौथा वादा है वो ये है कि वे 15 नए फायर फाइटर्स को हायर करेंगे सालाना, यानी कि हर साल 5 सालों तक वे 15 न्यू ऑफिसर्स को हायर करेंगे, फायर फाइटर्स को हायर करेंगे गौरव जी। और एक नए फायर हॉल वे सिटी सेंटर के लिए कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे। सिटी सेंटर में नया फायर हॉल बनाएंगे, जिससे कि वे फायर सर्विसेज जो है उनको वे बढ़ा सके। उनका कहना है कि पब्लिक सेफ्टी सॉल्यूशंस जो है उसको डाइवर्सिफाई किया जा सके, जिससे कि और अच्छा से और अच्छी तरह से सेफ्टी सॉल्यूशंस सरी के लोगों को पहुंचाया जा सके। Our platform offers real solutions to several of the major public safety issues our city is facing on a daily basis, सुख धालीवाल ने कहा। Slogans and simplistic approach are inadequate for Surrey's rapid growth because residents deserve better than those using politics or for personal gain। उनका कहना है कि वे अपने पर्सनल गेन के लिए पॉलिटिक्स नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद और कैंडिडेट्स ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सुख धालीवाल का कहना है कि हमें पॉलिटिक्स, वी शुड प्ले पॉलिटिक्स, यानी कि हमें पॉलिटिक्स का खेल करना चाहिए। जी, उमेंद्रा जी, आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि कनाडा के एक स्पाई पर इल्जाम लगेंगे, उसने टीन एजर को 2015 में सीरिया में बेच दिया था, तो ये क्या मसला है? करुण जी, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि सच है या नहीं ये भी जानना मुश्किल है। लेकिन गौरव जी, शायद 2015 में एक इंटरनेशनल न्यूज़ आई थी उस समय, गौरव जी, की जो तीन बहुत ही यंग टीनेजर्स थे एक्चुअली, ब्रिटिश साउथ एशियन मुस्लिम गर्ल्स थे, लड़कियां थे। वे अपने घर छोड़कर लंदन से भाग गए थे और सीरिया, उस समय युद्ध चल रहा था गौरव जी सीरिया में, वे वहां पर जाकर सीरिया में जो मिलिटेंट्स है, जो टेररिस्ट है, उनके साथ हो गए थे। उनका ये कहना था कि हम अब वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं रहना चाहते, और इंग्लैंड में नहीं रहना चाहते हैं, और हम भागकर इसीलिए आगे। वो बहुत ही यंग थे गौरव जी, 15 इयर्स के थे, हाई स्कूल में ही थे उस समय तीनों। बाद में गौरव जी ये पता चला था कि अभी हाल में ये न्यूज़ आया है कि जिस आदमी ने इन तीनों लड़कियों को मदद किया था कि वे लंदन से भागकर सीरिया जाए, बॉर्डर क्रॉस करके टर्की के द्वारा वो सीरिया जाए, वो आदमी, उस आदमी का ये कहना, वो आदमी भी जेल में है टर्की में, उसका ये कहना है कि मैं कनाडा के स्पाई एजेंसीज के लिए भी काम करता था, यानी उनके लिए भी मैं एजेंट था, डबल एजेंट था एक तरह से, कि मैं मिलिटेंट्स के लिए भी डबल एजेंट था, आईएसएस के लिए भी मैं एजेंट था, और साथ साथ में कैनेडियन सिक्योरिटी सर्विसेज है, सीसेस है, उनके लिए भी मैं एजेंट था। तो उन्हें गिरफ्तार किया गया था गौरव जी, और वो जेल में था टर्की में। अब उसको वो छूट गया है शायद, और उनका ये कहना है कि उन्हें कनाडा के स्पाइज ने ये वादा किया था कि वे उन्हें कनाडा का वीजा दिया जाएगा, यहाँ का परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, और अब वो कनाडा आना चाहता है। गौरव जी, क्या ये असली है, सही है ये स्टोरी या नहीं? क्या इस आदमी ने इन तीनों लड़कियों को मदद किया था, उन्हें ट्रैफिक करके, यानी उन्हें लंदन से भगाकर सीरिया ले गया था टेररिस्ट से मिलने में, जहाँ पे तीनों को टेररिस्ट से शादी कर दिया गया था, और उनमें से 2 के साथ बच्चे भी हो गए गौरव जी, और तीनों की जो ब्रिटिश सिटीजनशिप है वो कैंसिल कर दी गई थी, और तीनों जेल में है अभी गौरव जी, प्रिजन कैंप्स में है सीरिया में और टर्की में। और गौरव जी, क्या ये सही हुआ था क्या? और दूसरा बात ये है, क्या ये आदमी जो है ये असलियत में कनाडा के
जो स्पाई एजेंसीज है CSIS उसके लिए काम कर रहा था या नहीं, ये नहीं मालूम है। लेकिन ये आदमी जिसका नाम है मोहम्मद अल रशीद, उनको टर्किश जेल से अगस्त 5 तारीख से रिहा कर दिया गया है। 2015 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। फरवरी 2015 में उन्होंने इन 3 लड़कियों को लेकर गया था लंदन से टर्की होते हुए सीरिया में, उनको बॉर्डर क्रॉस करके सीरिया भेज दिया था और फिर उसी दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और अभी तक वो जेल में था। जेल से छोड़ दिया गया है गौरव जी, और अब वो ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें कनाडा का वीजा दिया जाए, जिससे और पॉलिटिकल असाइलम दिया जाए, जिससे कि वे कनाडा आ सके। अल रशीद को गौरव जी टेररिज्म और स्मगलिंग ऑफेंसेस के नीचे जेल किया गया था। क्या इस आदमी को यहाँ आना चाहिए या नहीं, या आना देना चाहिए, परमिशन देना चाहिए या नहीं, ये गौरव जी लोग कैनेडियन सरकार के ऊपर है, जस्टिन ट्रूडो के ऊपर है। लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा कनाडा के लोग ये कहेंगे कि इस तरह के आदमी को यहाँ नहीं आना देना चाहिए। अल रशीद ने टर्किश अथॉरिटीज़ को यह बताया गौरव जी कि वे आईएस के लिए इस्लामिक टेररिस्ट के लिए वे स्पाई कर रहे थे, तथा कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के लिए भी स्पाई कर रहे थे, जिसमें कैनेडियन ऑफिशियल्स भी शामिल थे। और उनका कहना है कि 2013 में वे कैनेडियन ऑफिसर से मिले जब उन्होंने कनाडा में असाइलम के लिए एप्लीकेशन की, तो उस दौरान उन्हें वे कैनेडियन स्पाई से मिले, स्पाई एजेंसी से मिले और उनके लिए वे काम करने लगे। जी, उमेंद्रा जी, सरी की फिर से बात करते हैं। छुरेबाजी की एक घटना में 13 साल के एक टीन के जख्मी होने की खबर थी, तो क्या मामला था? गौरव जी, एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस का कहना है कि ये 13 साल के जो टीनेजर है, उनको वो इंजर्ड हुए थे जब उनके ऊपर किसी ने छुरे से हमला की, और ये इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है गौरव जी। और पुलिस का कि अचानक ही इस आदमी के ऊपर, ये यानी कि इस टीनेजर के ऊपर किसी ने 13 साल के टीनेजर को किसी ने छुरे से हमला किया और उन्हें स्टेप किया, जिससे वे घायल हो गए। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। पुलिस का कहना है कि इंक्वायरी अभी भी जारी है। उन्हें मालूम है कि किसने छुरा चलाया था और शायद उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। जी, उमेंद्रा जी, एक और टीनेजर की बात करते हैं। 25 साल पहले रीना विर्क का कत्ल हुआ, तो उसकी जो कातिल थी उसको डे पेरोल उसकी एक्सटेंड कर दी गई है। हाँ जी, 25 इयर्स अगो रीना बर्क, जो विक्टोरिया की रहने वाली थी, एक ट्रबल्ड, उसे कहा जाता है प्रेस में कि वो ट्रबल्ड थी। ट्रबल्ड ये जो शब्द है इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें ये नहीं कि उनकी कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज थी या कोई इस तरह की प्रॉब्लम थी। ट्रबल ये थी कि वो अकेली थी। वो किसी उसकी फैमिली जो थी, शायद वहाँ से वो थोड़ी आप कह सकते ब्रोकन फैमिली थी। तो वो फिट होने की कोशिश कर रही थी। अपने उम्र की, उस समय वो 13 साल की थी और अपनी उम्र के दोस्तों को खोज रही थी, और उनको ऐसा बताया जाता है कि उस समय ही उनके ऊपर हमला किया गया, उन्हें मारा गया, उनकी हत्या कर दी गई। और अब केरी सिम्स, जो पहले उस समय उसका नाम केली एलर्ट था, अब 40 वर्ष की हो गई। उन्होंने अपना नाम बदल लिया क्योंकि वो इतनी बदनाम हो गई। पहले उनका नाम केली एलर्ट था और अब अपने आप को केरी सिम कह रही है। और 40 साल के हैं, 2 बच्चों की माँ भी बन गई है वो, और जेल में थी। उन्हें गौरव जी जेल से छोड़ दिया गया था पैरोल पे, फिर गिरफ्तार किया गया था, फिर छोड़ दिया गया था क्योंकि उन्होंने कई कंडीशंस ब्रेक किए थे पैरोल के, इसीलिए उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया था, फिर छोड़ दिया गया था। और अब गौरव जी ऐसा बताया जाता है के लिए अलर्ट, जो अपने आप को ये रिसिम कह रही है, उनकी जो डे पैरोल है उसको अब बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है गौरव जी। अब वे डे के यानी दिन के दौरान वे अपने घर जा सकती है, लेकिन शाम के समय उन्हें वापस जेल जाना पड़ता है। कई लोग का ये सवाल कर रहे हैं कि क्यों केरी सिम, जो पहले के लिए अलर्ट थी, क्यों उनको इस तरह का डे पैरोल मिला जब उन्होंने इतनी बेरहमी से 13 वर्षीय रीना बेर की हत्या की। गौरव जी, केरी सिम यानी कि केली अलर्ट 15 साल की थी जब वे और कुछ और टीनेजर्स के साथ उन्होंने रीना बेर को बहुत बुरी तरह से मारा। और उनकी ट्रायल के यानी उनके केस के दौरान ये बताया गया कि वे और उनके साथ एक और लड़का जो था, टीनेजर था, जो पहले उन्होंने रीना बेर को पहले पीटा
और फिर जब ग्रुप ने पीटने के बाद वहां से चले गए तो केली एलन यानी कि कैरी सिम और उनके एक बॉयफ्रेंड था, उन्होंने रीना वेर का पीछा किया और फिर बाद में उन्हें ले जाकर और वो एक नदी के किनारे और मारा। और ऐसा बताया गया उस कोर्ट केस में गौरव जी की केली एलर्ट जो अब केरी सिम है, उन्होंने उन्होंने रीना वर्क को पानी में धकेल दिया और उसके गला के ऊपर अपने जो पैर है उसे रखा, जिससे कि उसके जो रीना वर्क के जो सिर है वो पानी के नीचे रहे, जिससे वो डूब जाए यानी ड्राउन हो जाए। और ऐसे करते वक्त केली एलर्ट जो अब केरीसी में स्मोक कर रही थी गौरव जी। उन्हें कोई पता नहीं था कि रीना वर्क की जान जा रही है। और गौरव जी इसीलिए लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्यों केली एलेट को अब एक डे पेरोल पर छोड़ दिया गया है, लेकिन पेरोल बोर्ड का कहना है कि उनकी जो डे पेरोल है उनको अब एक्सटेंड कर दिया गया है विद कंडीशंस। जी उमेंद्रा जी, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के दोस्त गौतम अडानी पूरी दुनिया को जीत कर रहेंगे। अगर आप मोदी जी के दोस्त हो तो आप क्यों नहीं दुनिया को जीतोगे गौरव जी। और अब जो अडानी साहब है गौरव जी, वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी है एलोन मस्क के बाद। वे ही इज द रिचेस्ट सेकंड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। वो पहले जेफ बेजोस के पीछे थे, थर्ड रिचेस्ट मैन थे गौरव जी। अब उनसे आगे वे बढ़ गए हैं, जेफ यानी कि जेफ बेजोस जो अमेजन के फाउंडर हैं, उनसे आगे वे निकल गए हैं। और अब गौरव जी वे दूसरे जगह पर है और शायद वे एलोन मस्क से भी आगे कभी निकल जाए, उनसे आगे जाकर वे नंबर 1 स्पॉट पर हो जाए। और वे कैसे ऐसे हुए हैं गौरव जी, वो इसलिए क्योंकि उनकी बहुत ही अच्छा रिश्ता है नरेंद्र मोदी के साथ। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से आपने गौतम अडानी का नाम सुना है, उसके नाम और उनकी कंपनी के नाम आगे बढ़ते ही चले गए हैं। और गौरव जी, इंडिया के जितने भी बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं उनकी जो मैनेजमेंट है वो नरेंद्र मोदी के सरकार एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ही गौतम अडानी के कंपनी को दिया गया है, जिससे कि वे सभी बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैनेज कर रहे हैं इंडिया में और इससे वे पैसे बना रहे हैं। इसीलिए गौरव जी शायद उनकी जो बिजनेस है और उनकी जो बिजनेस के साथ साथ उनकी जो कंपनीज की जो शेयर्स है वो ऊपर जा रहे हैं। अभी हाल में गौरव जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से हुई और उसी मीटिंग के दौरान गौरव जी अडानी ने ये घोषणा की है कि वे अब बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे शायद अगले 10-15 साल तक। और कोयला यूज करके वे पावर जनरेट करेंगे और पावर जनरेट इंडिया में होगा और इलेक्ट्रिसिटी वे बांग्लादेश में सप्लाई करेंगे। तो गौरव जी, कोई ये नहीं कह सकता कि नरेंद्र मोदी के अगर आप दोस्त हो तो आपका फायदा नहीं होगा। जी उमेंद्रा जी, दूसरी तरफ मोदी जी की काफी तारीफ हो रही है, अमेरिका ने भी तारीफ की है। उन्होंने जब से पुतिन जी को लताड़ लगाई है, काफी चर्चा में आए हुए हैं आजकल। गौरव जी, वो इसलिए कि अब शायद गौरव जी पहले इंडिया और रशिया का जो रिश्ता था उसमें रशिया बड़ा भाई था, इंडिया छोटा भाई था। जो भी रशिया कहता था इंडिया सुनता था। इंडिया रशिया के सामने मुंह नहीं खोल पाता था क्योंकि बड़ा भाई था। लेकिन अब जो रिश्ता है लगता है बदल गया है गौरव जी, क्योंकि अब लगता है कि इंडिया बड़ा भाई हो गया है और रशिया शायद छोटा भाई हो गया है। और गौरव जी, इसीलिए जो मीटिंग चल रही है एस सीओ के शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग जो चल रही है गौरव जी, उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात रशिया के प्रधान व्लादिमीर पुतिन से हुई। और उसी दौरान गौरव जी व्लादिमीर पुतिन को सभी के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि अभी युद्ध का समय नहीं है, दिस इज नॉट अ टाइम फॉर वो। उन्होंने पुतिन को ये कहा। और गौरव जी, अभी से पहले कभी किसी इंडिया के प्रधानमंत्री की या लीडर की ये हिम्मत नहीं थी कि किसी रशिया के लीडर को पब्लिकली वे ये कहे कि अभी युद्ध का समय नहीं है। जो भी, जैसे कि आप देख लो, अगर 1979 में जब रशिया ने अफगानिस्तान में इन्वेड करके अफगानिस्तान के ऊपर हमला करके अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया था, तो उस समय से लेकर 10 साल तक जब तक रशिया वहां पर था, कभी किसी ने ये नहीं कहा था, कब कोई इंडियन लीडर ने नहीं कहा था कि
अभी ये युद्ध का समय नहीं है, अफगानिस्तान से बाहर निकल जाओ। तो ये पहली बार है, दिस इज अ चेंज इन सर्कमस्टांसेस, कि आप देख सकते हो कि इंडिया का स्ट्रक्चर बदल गया है। इंडिया अब बड़ा भाई हो गया है, रशिया छोटा भाई हो गया है। तो छोटा भाई अगर कुछ गलती करता हो तो बड़ा भाई उसको समझाता है या डांटता है कि ये काम आपको नहीं करना चाहिए। और इसी तरह अब मोदी साहब ने व्लादिमीर पुतिन को कहा, दिस इज नॉट अ टाइम फॉर वो। और गौरव जी, और इसी दौरान अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मीटिंग चल रही है, उसी दौरान वाराणसी को सबसे पहला एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का टूरिस्ट और कल्चरल कैपिटल घोषणा किया गया है। गौरव जी, 2022 और 2023 के दौरान जो वाराणसी है वो एससीओ का टूरिस्ट और कल्चरल कैपिटल रहेगा। जी उमेंद्रा जी, डूबता जहाज है कांग्रेस, सभी उसको छोड़कर जा रहे हैं। वैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो उसको काफी पहले छोड़ दिया था। मुझे नहीं पता कि ये बीजेपी को क्या फायदा देंगे। करो जी, मालूम नहीं, शायद ये एक पहले से इनका प्लान था, लेकिन ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है उनका भी कुछ रेपुटेशन है, कोई लेगेसी है। एकदम से अभी से कांग्रेस छोड़ के वे अगर बीजेपी के साथ चले जाते तो उनको लोग ये कहते कि ये तो केवल मौका का फायदा उठा रहे हैं, कांग्रेस छोड़कर उधर चले गए। जैसे कि गुलाम नबी आजाद को भी लोग कह रहे हैं, पहले वे मिनिस्टर थे कांग्रेस में, लेकिन अब जैसे उनका टर्म खत्म हुआ राज्यसभा में तो वे बीजेपी को सपोर्ट करने लगे। उसी तरह शायद लोग कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन पिछले इलेक्शन से पहले ही वे कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिए थे। उसी समय कांग्रेस वालों ने आरोप लगाया था कि ये तो बीजेपी का साथ देना चाहता है, बीजेपी के साथ मिलकर वो कुछ करना चाहता है। लेकिन उस इलेक्शन यानी कि पंजाब की इलेक्शन जो हुई उस दौरान कोई बीजेपी के साथ नहीं दिए, ओपनली तो नहीं दिए, पीछे पीछे शायद दिए होंगे, साइड में दिए होंगे। लेकिन अब ऐसा बतलाया जाता है कि भूतपूर्व पंजाब के चीफ मिनिस्टर और लोक कांग्रेस के चीफ कैप्टन अमरिंदर सिंह अब ऑफिशियल तौर पर बीजेपी को इसी हफ्ते शामिल हो जाएंगे। बीजेपी के एक स्पोक्समैन ने प्रेस वालों को कहा, उनका कहना है कि सिंह जो है वो अपने जो नई पार्टी है वो बीजेपी के साथ उसमें मैच कर देंगे यानी जोड़ देंगे। सिंह गौरव जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह 80 साल के हैं और उन्होंने पंजाब लोक कांग्रेस पीएलसी को पिछले साल लॉन्च किया था जब पंजाब की इलेक्शन हो रही थी, स्टेट इलेक्शन के, और उसी समय उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। तो लोग शायद ये सवाल कर रहे हैं कि उस समय क्यों नहीं उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। शायद इसलिए कि लोग ये उनके ऊपर आरोप नहीं लगाए कि आप मौके का फायदा उठा रहे हो। और वे बीजेपी को ज्वाइन करेंगे जब बीजेपी के प्रधान जेपी नड्डा के साथ वे न्यू दिल्ली में इसी हफ्ते मुलाकात करेंगे और उन्हें वे ज्वाइन कर लेंगे यानी कि बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। उससे उनका क्या फायदा होगा ये मालूम नहीं, ये देखना है गौरव जी। जी उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।